बर्बेरियाइन, इसका ये जैसे मेटफॉर्मिन है ना ड्रग, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है जो, ये उसका रिप्लेसमेंट है। मेटफॉर्मिन जो बनती है वो प्रोसेस्ड है, लेकिन ये जो है ना ये नेचुरल मेडिसिन है जो कि मेटफॉर्मिन का ही काम करती है। ठीक है, अब ये जो है ना यूजुअली हमारे फूड में नहीं होता। ठीक है, ये नेचुरल ज़रूर है लेकिन हमारे फूड्स में मौजूद नहीं है, ये सप्लीमेंटल फॉर्म में आता है क्योंकि ये एक हर्बल है। ठीक है, हब है, प्लांट बेस्ड है, वहाँ से ये लिया जाता है। जैसे बारबेरी है या फिर गोल्डन सील है, ठीक है, ओरिगेनो ग्रेप है, तो ये उससे बनता है। ठीक है, ये उस हब से लिया जाता है। आप इसको खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसको ग्राइंड करके सप्लीमेंटल फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन अगेन ये मेरी आपको एक वे है सोचने का और देखने का कि हम इसको किस तरह हासिल कर सकते हैं, लेकिन लेना आपने अपनी पूरी प्रिकॉशन के साथ है। विद आउट प्रिस्क्रिप्शन आप ये नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं, हर्ब्स के आ जाते हैं। ठीक है, उसकी टॉक्सिसिटी भी होती है। तो मैंने वैसे आपको बताया कि ये हब में होता है, तो आप इसको सप्लीमेंट फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप अगर बाज़ार में प्रोडक्ट पड़ा हुआ आप उधर से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन खुद ये रिस्क नहीं लेना आपने विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, अच्छा, अब अभी तक हमने जो बात की है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स की बात की है और सॉल्युबल फाइबर की बात की है जो मेडिसिनल इफेक्ट देते हैं। और थर्ड जो चीज़ है वो होता है मैग्नीशियम। आपने ऐसे फूड्स लेने हैं जो मैग्नीशियम रिच हों। इसकी आपको आराम से कहीं से भी लिस्ट मिल जाएगी, इट्स नॉट अ बिग डील, लिटरेचर बड़ा बड़ा है। तो मैग्नीशियम बेसिकली को फैक्टर के तौर पे काम करता है। ठीक है, यानी कि ये भी एक ऑयल की तरह काम करता है। जब एक लॉक ख़राब हो जाए तो ये उस पर ग्रीस का काम करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैग्नीशियम रिच फूड्स आप लेंगे ना तो ये उस लॉक को जाके उस रिसेप्टर को जाके डायरेक्टली ठीक करेगा। ठीक है, उस पर ऑयलिंग का काम करेगा। ठीक है, उसको ग्रीस करेगा और उसको जो जैम हुआ हुआ है ना तो उसको ये ठीक कर देगा। अब आपको मैग्नीशियम रिच के जैसे लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जैसे स्पिनच हो गया, मेथी हो गई, ये सारे, या फिर नट्स हो गए या सीड्स हो गए, डार्क चॉकलेट हो गए, तो ये आ जाके जितने भी फूड्स हैं इन सब में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी हैं, जैसे नट्स सीड्स हो गए। ठीक है, वेजिटेबल्स हो गई, डार्क चॉकलेट हो गई, इन सब में मैग्नीशियम भी है, इसमें इन सब में फाइबर भी है और इन सब में जो है ना मेडिसिनल इफेक्ट भी है। ठीक है, लेकिन आपको ये सारे फूड्स को कंसीडर करना है और फिर आपने डाइट प्लान बनाना है। ठीक है, ये हो गया कि आपने डाइटरी इंटरवेंशंस कौन सी करनी है जो एविडेंस बेस्ड है। आगे हम बात करते हैं मास्टरिंग थेराप्यूटिक फास्टिंग विंडोज। ठीक है, फास्टिंग का क्या रोल है इसमें, क्या थेराप्यूटिक रोल ये प्ले करता है। फास्टिंग करना, वैसे मैं आपको फिजियोलॉजी इसकी समझ लें कि होता क्या है कि जब हम अपनी बॉडी को एक लंबे टाइम तक कोई फूड नहीं ना देते तो बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उन्हें एक ब्रेक मिल जाता है। जब किसी भी चीज़ को ब्रेक मिलता है ना, गैप मिलता है, तो उसकी हीलिंग पावर बढ़ना शुरू हो जाती है। वो रेस्ट में आते हैं और फिर दोबारा से रीएक्टिव होना उनके लिए आसान हो जाता है। दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ फास्टिंग। ठीक है, अब इसमें आपने देखना है कि अपने पेशेंट को किस तरह कितनी फास्टिंग देनी होती है। इट डिपेंड्स, वो मैंने आपको बताया, डायग्नोसिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप आपने अगर उसको सिर्फ इंसुलिन हाई है, ठीक है, और इतना कोई प्रॉब्लम ग्लूकोज का भी नहीं आ रहा है, तो आप उसको थोड़ा टाइम के लिए उसको फास्टिंग करवाएंगे एक दिन में। फॉर एग्जांपल आप 6 घंटे 8 घंटे भी फास्टिंग करवा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब 6 या 8 घंटे तक उसने कुछ भी नहीं खाया ना तो बॉडी पे प्रेशर मज़ीद खाने का नहीं आया, मज़ीद ग्लूकोज का प्रेशर नहीं आया। अब वो जो रिसेप्टर्स हैं वो खुद ब खुद अपने आप को एक्टिव करने की तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर जो प्रॉब्लम बढ़ा हुआ है, ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप उसको ज़्यादा घंटों की फास्टिंग भी करवा सकते हैं, जैसे कि 16 घंटे तक की फास्टिंग होती है या 16 घंटे से भी ज़्यादा फास्टिंग होती है। यहाँ पे मैं अब आपको बताऊंगी जो हम बात कर रहे थे ना कि हम वो जो न्यूट्रिशनल
हमारी गाइडलाइन है वो हम अपने इस्लाम से लेंगे। तो कुरान में जो हमारे अहादीस हैं हमें उससे पता चलता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्ते में 2 रोज़े रखा करते होते थे, ठीक है? तो आगे मैं जाके आपको बताऊँगी प्रोटोकॉल्स में कि वहाँ पे भी अगर हम 1 हफ्ते में 5 दिन खाना आपने डाइट प्लान दिया इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? 2 दिन उन्होंने बोला अब आपने कुछ नहीं खाना, फास्टिंग करनी है। देखिएगा उनके इफ़ेक्ट्स कितने अच्छे आते हैं। तो हमें इस्लाम बता रहा है कि फास्टिंग आपके ठीक करता है, आपके गट को, आपकी पूरी बॉडी को ठीक करता है, ठीक है? अब आपने 16 घंटे की फॉर एग्जाम्पल फास्टिंग उससे करवाई तो उससे बोलें कि सिंपली आप सुबह उठें 4-5 बजे, ठीक है? 5 बजे अज़ान होती है, उससे पहले आप रोज़ा रख लें। मगरिब होगी, ठीक है? और तब सिर्फ पानी से खोल लें सिंपली, लेकिन तब चूँकि 12 घंटे हुए होंगे तो आपने 2-3 घंटे बाद यानी इशा के भी बाद आपने ना खाना खा लेना, तब तक 14 से 16 घंटे तक हो चुके होंगे। इस दौरान अगेन क्या होता है वही चीज़ होती है कि ग्लूकोज गया नहीं बॉडी में, ग्लूकोज नहीं गया, इंसुलिन नहीं गई, रिलीज़ नहीं हुई पैंक्रियाज से, लिवर ने अपना स्टोर्ड ग्लाइकोजन को रिलीज़ किया और ग्लूकोज में कन्वर्ट करके वहाँ से लिवर पे भी प्रेशर हट गया और साथ में बॉडी अपने आप को कवर करने के लिए अपने ही इंटरनल फैट्स को यूज़ कर रही है, ठीक है? और जो फैट्स हैं उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आता ये रिसेप्टर को डैमेज करने में, ठीक है? अब जब पूरी बॉडी पे इस तरह का एनवायरनमेंट हमने क्रिएट कर दिया कि रिसेप्टर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, कुछ डैमेजिंग इफ़ेक्ट नहीं आ रहा, तो रिसेप्टर अपने आप को ठीक करने लग जाता है, उसे रेस्ट मिल जाता है और वो उसके बाद जब खाना खाएँगे ना, अब वो सेंस करेगा। अब उसके बाद खाना खाया, ग्लूकोज़ आपने ऐसा खाना दिया कि जो ग्लाइसेमिक लोड कम वाला हो और आहिस्ता-आहिस्ता ब्लड में रिलीज़ हो। अब आहिस्ता-आहिस्ता वो जब रिलीज़ होगा तो इंसुलिन भी पैंक्रियाज़ से आहिस्ता-आहिस्ता एक लो स्पीड के साथ आएगी, एक हाई स्पाइक नहीं आएगी। तो अब तब तक जो रिसेप्टर है वो भी ठीक हो चुका हुआ है, सेंस कर रहा है। अब आसानी से इंसुलिन को वो सेंस करेगा और ग्लूकोज़ सेल के अंदर जाएगा और आप देखिएगा उन्हें एनर्जी आएगी और आपका पेशेंट आपको खुद बताएगा कि जब मैं फास्टिंग की तो मेरे एनर्जी लेवल्स बिल्कुल ठीक रहे। खाना खाने के बाद मैंने लेथार्जी फ़ील ही नहीं किया। क्यों? अब वही ग्लूकोज़ उनकी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है? अब हमने ये देखना है कि हम कौन-सा जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक तो 16 घंटे की फास्टिंग होती है, एक 16 घंटे से भी ज़्यादा की होती है। वो आपने देखना है कि आपके पेशेंट की कंडीशन क्या है, क्या वो कर पा रहा है या नहीं, ठीक है? अब हम आपको मैं एक प्रोटोकॉल बताती हूँ, जिससे आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी। आप इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। पहला होता है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि ऐसे खाना है, इतने घंटे खाना है, इतने घंटे नहीं खाना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि 16 घंटे की आपने फास्टिंग करनी है, पीछे जो 8 घंटे रह गए ना उसमें आपने ये डाइट प्लान फ़ॉलो करना है और वो आपने बताना है, ठीक है? कंट्रोल्ड पोर्शन वाला, ठीक है? लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला, हाई हेल्दी फैट्स एंड हेल्दी प्रोटीन्स वाला, ठीक है? या फिर आप उन्हें कहें कि आपने 14 घंटे की फास्टिंग करनी है, बाकी के जो 10 घंटे हैं उसमें, यानी 14 या 16 घंटे आपने उन्हें कहना है कि फास्टिंग में रहेंगे, बाकी घंटों में आप खाएँगे और वो आप बताएँगे और या फिर उन्हें कह सकते हैं आप इसका रोज़ा भी ऐसे रख सकते हैं, ठीक है? अच्छा दूसरा तरीका है कि अल्टरनेटिव डे पे फास्टिंग करें। एक दिन रोज़ा रखें, ठीक है? बल्कि इसमें अल्टरनेटिव डेज़ पे 24 आवर्स की फास्टिंग होती है। एक दिन खाना खाना है, जो आपने डाइट प्लान देना है और अगले दिन नहीं खाना, ठीक है? फिर खाना है, फिर नहीं खाना। 24 घंटे ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, चैलेंजिंग भी हो जाता है, लेकिन ये हाईली इफ़ेक्टिव है। अगर ये कोई पेशेंट इतना डिटरमिन्ड हो और उसका कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे डायबिटिक ना हो, उसे हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए, ठीक है? उसका ये प्रॉब्लम ना हो, कोई और पेशेंट है, तो वो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं और वो ज़्यादा जल्दी रिवर्स हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये डिपेंड करता है कि आपके पेशेंट की कंडीशन क्या है और विलनेस कितनी है उनकी, ठीक है? नेक्स्ट जो एक प्रोटोकॉल हो सकता है, वो होता है 5 टू 2 डाइट का कि 5 डेज़ वो आपका डाइट प्लान फ़ॉलो करेंगे, 2 डेज़ वो फास्टिंग करेंगे, ठीक है? रोज़े रखेंगे। वो मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हफ्ते में 2 रोज़े हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा करते थे, ठीक है? तो अब आपने इस ये देखना है अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग कि वो अ,
5 दिन खाना खाएँगे और 2 दिन फास्टिंग वाला चूज़ करते हैं, उनकी कंडीशन कौन-सी है, अल्टरनेटिव डे वाला वो चूज़ करते हैं कि वो इतने डिटरमाइंड हैं कि वो कहेंगे मैं 24 घंटे नहीं खाऊँगा, 24 घंटे खा लूँगा। और या फिर वो कहें कि नहीं मुझे डेली खाना भी है और डेली मैं फास्टिंग भी कर लूँगी, तो वो है टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कि 14 घंटे की या 16 घंटे की फास्टिंग और बाकी 8 के 10 घंटे वो जो है खाना खाएँगे। ये सस्टेनेबल है, ठीक है? ये सबके लिए ईज़ी होता है, ये सब कर लेते हैं। तो लेकिन अब आपने ये ख़्याल रखना है कि उस बंदे का डायबिटीज़ का मसला ना हो, हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए या प्रेगनेंसी वाला पेशेंट ना हो, ब्रेस्ट फीडिंग वाला ना हो क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअसली इस चीज़ में नहीं रख सकते और अंडरवेट ना हो ज़्यादा ही, ठीक है? तो और ज़्यादा वो उसका वेट लूज़ हो जाएगा, ठीक है? इस तरह आपने देखना है कि आपके पेशेंट की मज़ीद कंडीशन ख़राब नहीं होनी चाहिए। अ, अब आपने लास्ट हमारा जो पार्ट है वो ये है कि अब आपको ये भी पता चल गया है कि आपने कौन-सा प्रोटोकॉल फ़ॉलो करना है, ठीक है? अब आपने अपने पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री लेनी है बिफोर डिज़ाइनिंग द पर्सनलाइज़्ड क्लिनिकल रोड मैप कि आपको कहाँ से कितने महीने किस तरह लेके चलना है। अब आप पर्सनलाइज़्ड रोड मैप बनाएँगे, लेकिन उसके लिए आपके पास एक डाटा होना चाहिए। आपके पास पूरी असेसमेंट होनी चाहिए कि आपके पेशेंट की हिस्ट्री होनी चाहिए, उनका डाइटरी रिकॉल होना चाहिए, वो क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, कब खाते हैं, उनकी क्या चॉइसेस हैं, उनका एक्टिविटी लेवल क्या है, उनका स्लीप पैटर्न क्या है, उनका स्ट्रेस लेवल क्या है, ये सारी आपको उनकी ना पर्सनल हिस्ट्री पता होनी चाहिए। उनके एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स आपको पता होने चाहिए, वेट क्या है, उसका बीएमआई क्या है, जो वेस्ट सर्कमफेरेंस है वो कितना है, यानी कितना बढ़ा हुआ है। तो जैसे ही आपके पास वो सर्कमफेरेंस आएगा वेस्ट सर्कमफेरेंस तो वो अगली दफ़ा जब आपके पास पेशेंट आएगा आप मेज़र करेंगे तो आपको पता चलेगा इंचेस कम हुए होंगे, जो मैंने आपको डाइट बताई है उससे, तो आपको रिज़ल्ट्स मिलना शुरू हो जाएँगे कि ऑब्जेक्टिवली कि मेरे पास पहले लास्ट टाइम इनका सर्कमफेरेंस इतना आया था, अब इतने इंचेस कम हो गए हैं, नेक्स्ट टाइम और इंचेस कम हो जाएँगे, ठीक है? तो ये बात इस चीज़ को इंटरप्रेट करती है कि वहाँ पे जो स्टोर्ड फैट है ना, वो वहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ठीक है? फिर आपके पास उनकी लैब वैल्यूज़ होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले बता दी कौन-कौन सी। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि गोल सेटिंग आपकी होनी चाहिए। पहले असेसमेंट कर ली, अब आपने गोल सेटिंग करनी है, जो कि मैंने आपको बताया कि आप प्लान करें उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कि वो उनका प्रॉब्लम किस तरह आपने लेके जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल होमा आईआर जो है वो अ, आया है होमा यार मोर देन 2.5 से लेट्स सपोज़ उनका 4 आया है। तो अब आपने ये प्लान कर लिया कि मैंने इनका ये सारे होमा आईआर स्कोर जो है वो मैंने 2.5 तक लेके जाना है। तो मैंने नेक्स्ट 3 मंथ्स तक लेके जाना है। तो आपके पास प्रॉपर गोल होना चाहिए। आपने वो डिफ़ाइन करना है, ठीक है? और पेशेंट को आपने इस तरह अ मोटिवेट करना है कि इंशाल्लाह आप 3 माह बाद इतने एनर्जेटिक होंगे कि आप अपने बच्चों के साथ आराम से खेल सकते हैं गार्डन में या आप अपने जो लाइफ है उसके काम ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, घर के काम कर सकते हैं। आपके जो मेटफॉर्मिन ले रहे होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस में, आपकी इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह उन्हें बताना होता है। फिर वो आपकी फ़ॉलो कर लेते हैं। फिर आपने थर्ड काम यानी आपका गोल सेटिंग होगी, आपकी भी और आपके पेशेंट की भी। अब आपने प्रोटोकॉल सेलेक्ट करना है जो कि पर्सनलाइज़्ड है। वो मैंने आपको प्रोटोकॉल्स बता दिए हैं कि ये वाले होते हैं, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग होती है, अल्टरनेटिव होते हैं, 5 टू 2 डाइट होती है, आपने खुद देखना है, ठीक है? उसमें अपने पेशेंट के अकॉर्डिंग और फिर आपने वही बात कि आपने कौन-सी डाइट देनी है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी है, वो भी आपने पेशेंट की सारी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग लैब वैल्यूज़ आपको बताएँगे या फिर आपने कीटोजेनिक डाइट देखनी है, आपने वो सारा डिसाइड करना है। फिर आपने जो मेन चीज़ कंसीडर करनी है, वो है कल्चरल एंड पर्सनल प्रेफ़रेंसेस कि ये नहीं है कि वो यहाँ पे रहते हैं पाकिस्तान में और आप उन्हें ऐसा फूड दें जो बाहर से मिलता है। या फिर यहाँ पे रहते हैं फैसलाबाद में तो आप ये कहें वो फूड जो कराची में मिलता है या पेशावर में मिलता है, नहीं। आप देखिए उनके कल्चर में कौन-सी चीज़ें मौजूद हैं, उन्हीं में से निकाल के और उनकी पर्सनल प्रेफ़रेंसेस भी देखनी है कि एक बंदे को कोई चीज़ नहीं पसंद और आप कहें कि अगर तो
उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, तो आप उसको थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें पर्सनल प्रेफरेंसेस को ज़रूर कंसीडर करें। 1-2 आप आउट ऑफ प्रेफरेंस जाके ऐड करें, वो फिर मोटिवेटेड रहेगा कि चलें ये मेरे लिए इफ़ेक्टिव होगा, लेकिन आपने टोटली उसके आउट ऑफ प्रेफरेंस जाके बात नहीं करनी होती। फिर आपने नेक्स्ट जो 4th स्टेप है वो है मॉनिटरिंग करना, कि आपने ये देखना है, अपने पेशेंट को बताना है कि जब आपने खाना खाया, ठीक है, फर्स्ट मील लिया आपने, उसके बाद ग्लूकोमीटर से रीडिंग ले ली और उसको नोट कर लिया। फिर अगले पे खाना खाने के बाद आपने रीडिंग ली ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज की, पोस्ट प्रेंडियल 2 घंटे के बाद, तो उसकी रीडिंग ले ली। फिर नेक्स्ट इस तरह आपके पास ना इफेक्ट करती है, तो आपने ये देखना पड़ेगा आपको। फिर इसी तरह जो है ना, आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये है कि आप आ, जब उसे फास्टिंग करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है कि उसकी हाइड्रेशन पूरी होनी चाहिए, उसके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे होने चाहिए, क्योंकि वो अभी खाना नहीं खा रहे, लेकिन अगर उनके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे रहेंगे ना, तो उनकी एनर्जी भी मेंटेन रहेगी, वो हाइड्रेटेड रहेंगे, तो उनको डिजीनेस नहीं होगी, तो उन्हें हर टाइम ये नहीं लगेगा मुझे भूख फील हो रही है। इलेक्ट्रोलाइट्स उनकी बॉडी को स्टेबलाइज करके रखेंगे, ठीक है। तो ये आपने इन चीज़ों का थोड़ा ख़्याल रखना होता है, और साथ में आपने ये भी देखना होता है कि कहीं आपका पेशेंट हिडन कैलोरीज तो नहीं ले रहा, या उसकी 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 लाइफ में कोई स्ट्रेस तो नहीं चल रहा, या पुअर स्लीप तो नहीं चल रही। ये सारी चीज़ों का आपने फॉलो अप लेना होता है, मॉनिटरिंग करनी होती है, और आपने अपने पेशेंट के साथ एडहेयर होकर रहना होता है, ठीक है। आपने उसको इस तरह नहीं है कि जब वो कांटेक्ट करेगा वही तभी आपको कुछ पता चलेगा, आपने खुद जो है ना इन टच रहना होता है। तो दैट वाज लाइक, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ टू डेवलप अ पर्सनलाइज्ड क्लिनिकल रोड मैप, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वर्कशॉप। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपके क्या क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्लैरिटी हुई है आप सबको? चलिए मैं आपके क्वेश्चन देखती हूँ। क्वेश्चन राबिया ने किया है कि HbA1c और ट्राइग्लिसराइड्स को अगर कंपेयर किया जाए, तो देखें मैंने यहाँ पे अभी तक HbA1c की बात ही नहीं की, क्योंकि HbA1c जो है इट्स लिंक टू द डायबिटीज़, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स सिर्फ डायबिटीज़ के साथ नहीं कनेक्टेड होते, ये मल्टीपल डिजीज़ के साथ जो है ना इसका लिंक होता है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मेन लिंक है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से है,
ठीक है। आप इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझें डीपली, जो मैं आपको शुरू में बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इट डजंट मीन जस्ट अबाउट शुगर्स या जस्ट अबाउट डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक डिजीज़ है, ठीक है। जो रूट है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और रूट इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत सारी डिजीज़ेस को कॉज करता है, ठीक है। अब अगर आप ये जो मैंने आपको बताया है वो मैंने आपको जितने टेस्ट बताए ना, ट्राइग्लिसराइड्स के हो गए, जोन से भी, वो मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक करने के लिए बताए थे, ठीक है। जो HbA1c है ना, ये तो आपको बताता है कि आपको अगर शुगर है तो आपके 4 मंथ्स के बाद कितनी इम्प्रूवमेंट आई है या फिर कितना डिस्ट्रक्शन बॉडी में आई है। तो इन दोनों का आपस में लिंक मैटर नहीं करता, ठीक है। कहीं ना कहीं मैटर करता है, लेकिन मेजरली आपने इसको नहीं देखना। आपने अगर इंसुलिन, फॉर एग्जांपल आपका डायबिटिक पेशेंट है ना, ठीक है, आप उसके ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का स्कोर ले लें, ठीक है, रेजिस्टेंस स्कोर जो कि मैंने आपको बताया था किस तरह लेना है, वो ले लें। ट्राइग्लिसराइड्स की आपके पास डाटा आ गया, वो ले लें। HbA1c इनका डाटा ले लें। अब आपके पास ना सारे ऑब्जेक्टिव डाटा आ गए। अब आप प्रोटोकॉल फॉलो करें, ठीक है। 3 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद आप दोबारा से सारे टेस्ट करवाएं। अब आपको पता चल जाएगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का स्कोर इतना कम हो गया, ट्राइग्लिसराइड्स का स्कोर इतना कम हो गया, और HbA1c यानी 4 माह के बाद जो ब्लड एवरेज है ना, ब्लड शुगर जो डायबिटीज़ की कंडीशन है वो इतनी इम्प्रूव हो गई है, ठीक है। इसको आपने इस तरह लेके चलना है। वेट लॉस अगर किसी का होता है तो हम इस तरह रिकमेंड नहीं कर सकते, बिकॉज वेट लॉस की कोई एक सिंपल रीज़न नहीं है, ठीक है। वेट लॉस की कोई इंटरनल स्ट्रेस हो सकता है, इंटरनल स्ट्रेस जो है साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। तो हम इसको इस तरह नहीं लेके चलेंगे कि रिकमेंड करेंगे, नहीं करेंगे। हर चीज़ का डायग्नोसिस मैटर करता है, ठीक है। तो वेट लॉस का डायग्नोसिस होगा तो ही कुछ रिकमेंड होगा, इस तरह नहीं करेंगे, ठीक है। यस, ये राबिया ने कहा कि डायबिटीज़ में ग्रेप्स, मैंगो और बनाना नहीं देते। ये इसलिए नहीं देते बिकॉज ये हाई ग्लाइसेमिक लोड देते हैं ब्लड में, ठीक है। लेकिन मैंने तो डायबिटीज़ की बात ही नहीं की, मैंने इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात की। ज़रूरी नहीं है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद डायबिटीज़ हो गई हो आपके पेशेंट को, लेकिन मैंने यहाँ पे ये बोला था कि अगर आपके पास डायबिटिक पेशेंट आता है, ठीक है, फिर आपने उसको उस तरह के फूड्स देने हैं जो उसमें उसको इफेक्टिव रहेंगे। इसी को तो कह रहे हैं पर्सनलाइज्ड आपने रोड मैप खुद बनाना है। लेकिन मैंने आपको एक रूट बताया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। और वैसे भी ओबेसिटी में भी आप इनको ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है लेकिन ओबीस है, आप तब भी इसको ज़्यादा नहीं दे सकते। फिर आप PCOS है तब भी नहीं ज़्यादा, लेकिन हर चीज़ की क्वांटिटी आपने खुद मैनेज करनी होती है, ठीक है। चूँकि ये मेडिसिनल इफेक्ट देते हैं ग्रेप्स, तो आपने इसको बिल्कुल स्किप करने के बजाय आप इसको मेडिसिनल इफेक्ट देने के लिए इसकी क्वांटिटी को कंट्रोल रख सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। यस, हर चीज़ के लिए डिफरेंट होगी ना, रूट देखना पड़ेगा यूरिक एसिड का, ठीक है। तो हर चीज़ का देखना पड़ेगा। अच्छा, जो इन्होंने क्वेश्चन किया था मेरे से, किसने किया था बोला, ग्लूटेन का ना, इसमें ना ये देखना होता है आपने। देखिए, हमने यही तो क्लैरिटी करनी है कि ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने कह दिया कि बीट में है ना जो ग्लूटेन होता है, तो ये उस चीज़ को जो है उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है या उसको ये इंक्रीज करता है। हमने इस तरह नहीं देखना होता। यही इसी को क्लियर करने के लिए हमने ये सारा न्यूट्री बेस्ड का अवेयरनेस हमने क्रिएट करनी है इंशाल्लाह, कि आपने खुद इतना अवेयर होना है कि आपको पता हो कि कोई चीज़ किस तरह अफेक्ट करती है। देखिए, ग्लूटेन जो है ना ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में इन्फ्लेमेशन होती है, तो आपने जिसमें ग्लूटेन कम है आपने वो वाले फूड्स लेने हैं। अगर वीट में देखें, एक पेशेंट है उसको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है,
ठीक है, उसका HbA1c से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे लो ग्लूटेन वाले फूड्स के साथ, ठीक है, या फिर ग्लूटेन फ्री के साथ। लेकिन एक बंदा है, उसको डायबिटीज़ है ही नहीं, ठीक है, लेकिन सिर्फ उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिर भी आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये देखनी पड़ेगी कंडीशन कि कब आपको ग्लूटेन फ्री फूड देना है, कब आपको लो ग्लूटेन फूड देना है, क्योंकि अगर बिल्कुल ग्लूटेन फ्री पे जाएंगे तो वो कॉस्टली भी हो सकता है आपके पेशेंट के लिए, ठीक है, या फिर एक और काम कर सकते होते हैं कि जब ग्लूटेन वाली डाइट देनी होती है ना आपने, तो साथ में फाइबर का कंटेंट ज़्यादा बढ़ा देते हैं। समझ लगी आपको, मेरा आंसर समझ आया? जी, यह आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जो लोग फास्टिंग नहीं कर सकते, इसीलिए तो आपने देखना होता है अपने पेशेंट की कंडीशन, कि आपने उसको मॉनिटर भी करना होता है। डायबिटिक है ना, फॉर एग्जांपल उनके इंसुलिन रेजिस्टेंस को आपने टारगेट किया है, तो आपने ये देखना उनको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। फिर अगर आपका कोई पेशेंट है जो बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, तो आपने देखना होता है कि ये कितने घंटे तक की फास्टिंग कर सकते हैं, उसमें आपने उनको फिर पानी कहना कि आपने पीते रहना है, इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें डाल के ना आपने वो पीते रहना है, ठीक है, तो आपने अपने पेशेंट की कंडीशन देखनी है। कोई पेशेंट है जो 24 घंटे की भी फास्टिंग कर लेते हैं, कुछ 16 की करते हैं, कुछ 12 की कर पाते हैं, कुछ 8 की कर पाते हैं, तो आपने ये उनकी कंडीशन खुद देखनी होती है। अ, यहाँ पे मैं एक बात कहती होती हूँ कि रेगुलर ऑयल आपने कहा ना यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। जब एक चीज़ प्रॉब्लम कर रही होती है ना डाइट में, हमने ना उसको एक्सक्लूड करना ही करना है, ठीक है, उसकी जगह देसी घी ले लें। अब हर घर में, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी देसी घी है ना, तो अगर ऑलिव ऑयल नहीं ले सकते एवोकाडो कोकोनट, तो आप देसी घी ले लें। क्यों? क्योंकि देसी घी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, उसमें ओमेगा 3 होते हैं। तो आपने ये अपने पेशेंट का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस खुद देख लेना होता है। चलें, अब आप मुझे सब ने कुछ ने सर्टिफिकेट्स का पूछा था, तो मैं आपको यहीं पे क्लियर कर देती हूँ कि सर्टिफिकेट्स वर्कशॉप फ्री थी। अगर किसी को सर्टिफिकेट लेना है तो वो पेड है, ठीक है, उसका मैं आपको अनाउंसमेंट कर देती हूँ। तो इट्स टोटली अप टू यू, इट्स ऑप्शनल, इट्स नॉट कंपल्सरी, ठीक है, तो लेकिन सर्टिफिकेट फ्री नहीं है, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। और अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरे कुछ क्वेश्चन है जी। जो फाइबर से रिलेटेड है। हम्म। जी जी। मैम एक तो मेरा क्वेश्चन ये है, आपने कहा कि फाइबर जो है वो हमें अपनी डाइट में शामिल रखना होगा ऐसे पेशेंट्स के लिए, सॉल्युबल फाइबर। तो मेरा हम्म। क्वेश्चन ये है कि क्या फाइबर को अगर पाउडर फॉर्म में या अगर वो क्रश फॉर्म में होगा तो क्या उसकी क्वालिटी इफेक्ट हो जाती है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नहीं होता। और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि हमने ये भी सुना हुआ है कि फाइबर को सोक करके दें तो वो डाइजेस्ट होता है, अदरवाइज वो मैदे के लिए सही नहीं होता। ये खुद एक इट्सेल्फ एक लंबी डिबेट है, तो इसका मैं सिंपली आपको कहूँगी कि आपको इसमें मज़ीद स्टडी करना पड़ेगा, बिकॉज़ कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हमने उसको सोक करके देना होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हमने विदाउट सोक देते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन है ना, तो जी। उसको तो ऑलरेडी हाइड्रेशन है, तो आपने अगर उसको वैसे ही दे दिया, तो आप फिर उसे कहें कि ऊपर से 2-3 ग्लास उसने पानी के पीने हैं, ठीक है? या फिर इससे इससे बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आप उसको सोक करके दें, ताकि वो पहले ही जेल बनी हुई हो और जब वो अंदर जाए ना बॉडी के, तो वो कॉन्स्टिपेशन को रिलीज़ करे, ठीक है? वहाँ पे जाके हाइड्रेशन इफ़ेक्ट दे। लेकिन अगर एक बंदा डायरिया का है, ठीक है, उसको डायरिया हो रहा है, उसकी बॉडी में ऑलरेडी पानी जो है ना वो प्रॉब्लम है, तो आपने उसको सॉक किया हुआ दे दिया, ठीक है, बहुत सही।
तो उसने डायरिया और ज़्यादा बढ़ा देना है, तो आपको क्या देना पड़ेगा डायरिया में कि उसे कहना है कि आप 1 चम्मच ऐसे ही खा लें, वो अंदर जाके डायरिया की वज़ह से जो वाटर रिलीज़ हो रहा है, ये उसको कंट्रोल कर लेगा, डायरिया को कंट्रोल कर लेगा, ठीक है? तो इट डिपेंड्स सॉल्यूशन क्या है। और मैम एक और क्वेश्चन ये है कि क्या ये फाइबर का जब जो लोग यूज़ करते हैं कंटिन्यूटी के साथ, तो क्या उनको जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम हो जाता है? जोड़ों का दर्द एज़ सच मैंने ऐसी कोई स्टडी नहीं पढ़ी ऑनेस्टली, लेकिन आप इसको सर्च कीजिएगा। ये ना मिथ्स हैं, ठीक है, बहुत सारी। अ, लेकिन आप इसको खुद सर्च भी कीजिएगा, मैं भी सर्च करूँगी कि जोड़ों के जॉइंट के साथ इसका क्या ताल्लुक है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फाइबर, आपने यही बात की ना। पहली तो बात ये है कि ये देखना पड़ेगा कि सॉल्युबल फाइबर उन्होंने लिया है या जो है ना इनसॉल्युबल फाइबर का क्रॉनिक यूज़ किया है। फिर किस टाइम पे किया है और किस तरह किया है, ठीक है? उनकी बैक हिस्ट्री क्या है, तो ये देखना पड़ेगा। एज़ सच लिंक मैंने कभी भी नहीं पढ़ा कि इसका डायरेक्ट जॉइंट पेन के साथ कोई लिंक होगा। ओके मैम, और सेकंड थिंग ये है कि किस उम्र के बच्चों से हमने फिर डाइट में ये ख्याल रखना है कि उनको फाइबर दें लाजमी? ये हमेशा से ही जब वीनिंग फूड स्टार्ट होता है ना, तो तब से ही आपने तब भी उनको लो फाइब्रस डाइट से शुरू करना होता है। हाई फाइब्रस तब भी नहीं देना होता, लेकिन फाइब्रस डाइट जो है ना वो फॉर लाइफ टाइम होती है, ठीक है? ये देखना होता है कि किसको ज़्यादा चाहिए और किसको कम चाहिए। तो मैम बच्चों के लिए इनकी डेली वो क्या है, जैसे आपने अडल्ट्स में 30 to 40 बताई ग्राम्स हुँ। पर डे, तो बच्चों में क्या है? जो मैंने आपको बताई है ना की वो ये नहीं है, जो आप ये इस स्पेसिफिक केस में इंसुलिन रेजिस्टेंस में, वरना ये कम ओके। एडल्ट्स में ये कम होती हैं। जैसे फीमेल्स में ना ये 25 ग्राम्स पर डे होती हैं और मेल्स में ये 38 ग्राम्स पर डे होती हैं, तो ये वेरी करती हैं। तो इसमें हमने अगर तो फीमेल है तब भी हमने 30 to 40 मतलब जितनी उनको चाहिए ना 25 उससे ज़्यादा देनी है, और अगर मेल है तब भी उसको थोड़ी सी ज़्यादा देनी है ताकि वो मेडिसिनल इफेक्ट दे, ठीक है? और जहाँ तक बच्चों की बात है, तो उसमें अगर उसमें भी एज मैटर करती है ना कि वो कौन सी एज में है। लाइक अगर 5 साल का बच्चा है, ठीक है, तो उसको 10 ग्राम की भी फाइबर पर डे इनफ है, ठीक है? तो फिर अगर 10 साल का बच्चा है तो 15 ग्राम भी आप दे सकते हैं। तो ये एज पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन बच्चों की क्वांटिटी कम होगी एडल्ट्स के, ठीक है? ठीक है। और मैम क्या मतलब ग्रेन टू ग्रेन भी फाइबर की क्वालिटी वेरी करती है? यस, ऑब्वियसली करती है। जैसे जो आपने खुद देखा होगा, जौ की रोटी को जब आप पकाते हैं ना, जी। तो वो सही बनती भी नहीं है। ये जो फाइबर होता है ना, ये कोई शेप नहीं पकड़ता। आप इस पे अगर हस्क ले लें, उसको शेप देने की कोशिश करें, वो नहीं शेप में आएगा। आप वो जो तुख्म लंगा होता है, उसको शेप देने की कोशिश करें, वो नहीं आएगा, ठीक है? तो इसी तरह वो भी शेप में नहीं आता, ठीक है? उसमें फाइबर कंटेंट जो है ना वो ज़्यादा होता है। जैसे मैंने आपको बताया जिसमें ग्लूटेन कम होता है, उसमें फाइबर ज़्यादा होता है, ये बात याद रख लें। ठीक है? ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये मैंने आपको अपनी किचन में चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बताई है। एक क्विक जो है ना असेस करना कि उसका मैंने आपको एक फ़ॉर्मूला बताया। थैंक यू सो मच सर मैम। चलें, फिर हम एंड करते हैं। अगर आपका क्वेश्चंस एंड हो गए हैं, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।